हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 1 अप्रैल एंड 1 अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालाइज करना हम लोग शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे 3 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से, आप सर्च करोगे मिल जाएगा, वरना इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। इस चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि इस लेक्चर की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलती है सो दैट आप रिवाइज कर सको। जो भी अपडेट्स होते हैं मेरी साइड से, जैसे टाइमिंग वगैरह हो गया लेक्चर की, जैसे हम हर संडे यहाँ पे वीकली क्विज रखते हैं उसके बारे में कुछ अपडेट्स हो गई, पीडीएफ्स हो गई, एक्स्ट्रा जो भी कंटेंट रहता है वो मैं इन चैनल्स के थ्रू प्रोवाइड करती हूँ। तो हमारा एक ये वाला चैनल है, इस पे जाओगे तो आपको एक डिस्कशन चैनल की भी एक लिंक मिलेगी, आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर द पीयर डिस्कशन। ओके। अच्छा, दूसरी चीज़, मेल आईडी और ट्विटर के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। यूपीएससी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो आपकी, मेरे लिए कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, तो आप मुझे इन के थ्रू भी यहाँ पे सेंड कर सकते हो अपने सजेशन, फीडबैक्स और क्वेरीज को। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, अभी सिर्फ 66 डेज बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। आई नो आपको अंदर से बहुत धक धक हो रही होगी, लेकिन अगर आपने सीरियस पढ़ाई करी है, सीरियस एस्पिरेंट आप हो, तो देखो ये जो जितनी भी धक धक है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ये सब कुछ एक दिन वर्थ इट होगा। ये चीज़ को, इस चीज़ के ऊपर एकदम स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए आपका, ठीक है। इसीलिए आज की पिंच ऑफ पॉजिटिविटी भी यही है, दैट गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छी चीज़ों में, बड़ी चीज़ों में समय लगता है, और जो आप ये समय इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ये सब कुछ एक दिन बहुत बड़ा आपको वर्थ देगा। ओके। इस चीज़ के ऊपर एकदम स्ट्रॉन्ग फेथ रखना है एंड आगे बढ़ते जाना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं देखना है, डिस्ट्रैक्शंस को तो बिल्कुल छोड़ ही दो। ओके, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में यूएसए वॉन्स इंडिया। तो आज के थंबनेल को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि यूएसए ने किस तरह से इंडिया को वॉर्न किया है। ये कहा है दैट देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, कि आपको, जो आप ये साइड ले रहे हो रशिया की, यूएस ने इंडिया को कहा है कि आप जो ये साइड ले रहे हो ना रशिया की, इसके आपको जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे। देयर विल बी सम कॉन्सिक्वेंसेस। आगे बात करते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में हम पढ़ेंगे आफ्सपा एक्ट के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे तमिलनाडु वन ईयर कोटा के बारे में। गवर्नेंस में हम पढ़ेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। फास्टर, ये फास्टर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक इनिशिएटिव है, इसके बारे में देखेंगे। GS3 में हम देखेंगे एनवायरमेंट में हीट वेव्स के बारे में। इकोनॉमी में हम देखेंगे वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट के बारे में। एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से, और सबसे पहला आर्टिकल सबसे बढ़िया, सबसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये आज के पेपर का। देखो, क्या हो रहा है कि दो तरह की पेंशन स्कीम है। अब आप सभी को पता होगा पेंशन क्या होता है। जब आप कई सालों तक किसी सर्विस में रहते हो, कोई जॉब करते हो, आफ्टर योर रिटायरमेंट यू गेट सम पेंशन। ओके, तो यहाँ पे दो तरह की पेंशन स्कीम है, गवर्नमेंट की ही ये दोनों पेंशन स्कीम है। एक है ओल्ड पेंशन स्कीम, एक है न्यू पेंशन स्कीम। अभी क्या हुआ, 2004 से, ईयर 2004 से क्या हुआ कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो न्यू पेंशन स्कीम की तरफ आ गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम छोड़ दी है और न्यू पेंशन स्कीम की तरफ आ गई है सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट की देखा देखी कई सारे स्टेट्स ने भी न्यू पेंशन स्कीम की तरफ आगे पैर बढ़ाया है, अपने कदम बढ़ाए हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने शुरुआत से ही न्यू पेंशन स्कीम फॉलो नहीं करी, और कुछ स्टेट्स हैं आज की डेट में जो न्यू पेंशन स्कीम फॉलो तो कर रहे थे लेकिन अब वापस ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जा रहे हैं। इन स्टेट्स में नाम है राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। अब देखो, कुछ चीजें हैं ध्यान में रखना है, हम प्रैक्टिकली बात करते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टी कौन सी है, बीजेपी की यहाँ पे रूलिंग पार्टी है। ओके, और मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स में भी बीजेपी ही रूलिंग पार्टी है। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी नहीं है, कांग्रेस है, ठीक है। तो कांग्रेस अपना मुंह थोड़ा अलग रख रही है सेंटर से, बीजेपी से, इसीलिए भी ये सब चीजें हो रही है। और इसके और क्या क्या यहाँ पे कॉजेज हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम क्या है। सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था, देखो शुरुआत से, जब से हमारी इंडिपेंडेंस वगैरह हुई उसके बाद से जो पेंशन स्कीम चलती थी वो चलती थी पे एज यू गो स्कीम, ठीक है। इसको ओल्ड पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, पे एज यू गो स्कीम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो इस स्कीम में क्या था कि मान लो आप ये पर्सन हो, आप यहाँ पे कोई भी जॉब, कोई भी सर्विस कर रहे हो, तो आपके पास यहाँ पे ये बेनिफिट हुआ करता था कि आप जब भी यहाँ पे रिटायर होगे तो आपकी जो भी लास्ट सैलरी होगी ना, उसका 50% हिस्सा जो है आपको पेंशन के फॉर्म में मिलेगा। इसके साथ साथ आपका डियरनेस अलाउंस भी आपको मिलेगा, और ये कम से कम 9,000 रुपीज
होगा, ठीक है, ये इंश्योर करती थी गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेनिफिशियरी होते थे, ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे वॉलंटरीली हो सकता था, लेकिन कंट्रीब्यूशन बेस्ड ये स्कीम नहीं थी। तो यहाँ पे 2004 के पहले इंडिया जो था पे एज यू गो, पे जी प्लान पे काम करती थी, जहाँ पे बेनिफिशरीज डिसाइड करते थे कि उनको कितना कंट्रीब्यूट करना है, कंट्रीब्यूट करना भी है कि नहीं कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। या तो वो स्पेसिफाइड अमाउंट रेगुलरली कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी पेंशन स्कीम में, या फिर एंड में एक लमसम अमाउंट पे करेंगे, जब वो रिटायर होंगे तब एक साथ लमसम अमाउंट पे करेंगे, उसका ही उनको पेंशन मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जिनको इसका बेनिफिट मिलना था एंड में, ये सिर्फ पार्शियल कंट्रीब्यूटर होंगे, ठीक है, पार्शियल कंट्रीब्यूटर होंगे। मेन कंट्रीब्यूटर जो होगा यहाँ पे वो थी गवर्नमेंट, ओके। तो गवर्नमेंट यहाँ पे मेन कंट्रीब्यूटर थी। तो एंटायर पेंशन अमाउंट वाज बोर्न बाय द गवर्नमेंट व्हाइल फिक्स्ड रिटर्न्स वर गारंटीड बाय द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू जनरल प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे ये कहा गया था जो एंटायर पेंशन अमाउंट रहेगी वो यहाँ पे गवर्नमेंट देगी, और जो फिक्स्ड रिटर्न होंगे वो यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से आएंगे आपके पास, ठीक है। अब गवर्नमेंट यहाँ पे 50% पे करने वाली थी, जो भी आपकी लास्ट सैलरी थी उसका 50% आपको पेंशन मिलेगा, ओके। उसके साथ साथ यहाँ पे जो भी ये तब तक मिलेगा पेंशन, कब तक मिलेगा, जब तक हाफ ऑफ दैट टू देयर एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स इन केस ऑफ डेथ। तो अगर मतलब देखो, अगर यहाँ पे पूरा आपकी जब तक लाइफ है तब तक आपको पेंशन मिलेगा, अगर वो पेंशन कुछ बच जाता है तो आपकी फैमिली मेंबर्स को मिल जाएगा वो, ठीक है, अगर उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है जिसके नाम पे पेंशन है तो, ठीक है। तो ये था ओल्ड पेंशन स्कीम। अभी न्यू पेंशन स्कीम क्या है, देखो न्यू पेंशन स्कीम आई है बाय पीएफआरडीए एक्ट ऑफ 2013। यहाँ पे ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, ठीक है। यहाँ पे मेन जो चीज है वो कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है जिसको यहाँ पे पेंशन मिलने वाला है वो मेन कॉन्ट्रीब्यूटर यहाँ पे रहेगा। जितना ये एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो इन्होंने 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करे, तो गवर्नमेंट भी अपनी साइड से यहाँ पे 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। पहले ऐसा नहीं था, गवर्नमेंट आपको अलग से एक लमसम पेंशन देती थी, इसके साथ में आपको फिक्स्ड कुछ भी आप अपनी साइड से कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, उसके आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलते थे। यहाँ पे ऐसा है कि जितना एम्प्लॉय पे करेगा उतना ही गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ सब्सक्राइबर एंड मैचिंग कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट इज कलेक्टेड एंड एक्यूमुलेटेड इन एन इंडिविजुअल अकाउंट। तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय है उनके अकाउंट में ये पैसा जमा होता है, उनके वो जितना कंट्रीब्यूट करते हैं उतना ही गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पे हम किस तरह से मूव हुए हैं, हम मूव हुए हैं डिफाइंड बेनिफिट स्कीम से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम तक, ठीक है। पहले यहाँ पे बेनिफिट वाज द मेन फोकस, ठीक है, जो एम्प्लॉयज थे उनको बेनिफिट मिलता था गवर्नमेंट की साइड से। अभी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है वो मेन फोकस में है कि यहाँ पे एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसके साथ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ने बिल्कुल छोड़ दिया है, आप जितना कंट्रीब्यूट करोगे गवर्नमेंट भी उतना कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। अभी ये 2004 में इंट्रोड्यूस हुई थी और इसको मैंडेटरी बना दिया गया है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपने एम्प्लॉयज के लिए इसको मैंडेट कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है। अभी क्या होता है कि अभी जितना भी टोटल आपका बेसिक पे है उसका 10% और साथ में डियरनेस अलाउंस ये आपको सैलरी में से डिडक्ट करके आपके वॉलंटरी बेसिस पे आपको कंट्रीब्यूशन दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। तो अगर आगे जाके आप ऑल इंडिया सर्विसेज में शामिल होते हो, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में शामिल होते हो, तो आपको इतना यहाँ पे पेंशन कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपनी साइड से, मतलब 10% आपके बेसिक पे का और डियरनेस अलाउंस इतना ही गवर्नमेंट भी अपनी साइड से ऐड करेगी, और अल्टीमेटली आपको आफ्टर द रिटायरमेंट ये पेंशन मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसकी और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसमें 18 to 60 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो इसके लिए एलिजिबल है, वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड है इसका 60 ईयर्स के बाद ही ये पेंशन आप निकाल सकते हो। कुछ है जहाँ पे पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो 3 साल के बाद, लगभग 25% अमाउंट आप 3 साल के बाद यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। असेट क्लासेस देखो, यहाँ पे जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे ना उसको कई सारे असेट्स में अलोकेट किया जाएगा। जैसे कुछ पैसा इक्विटी में डाला जाएगा, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड में, कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड में, कुछ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे इनमें डाला जाएगा, इनसे रिटर्न्स कमाए जाएंगे और अल्टीमेटली आपको पेंशन में इन सभी रिटर्न्स का फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इसके अलावा इन्वेस्टमेंट चॉइस भी हो सकती है, मतलब आप चाहो तो आप एक्टिव सब्सक्राइबर बन सकते हो। एक्टिव सब्सक्राइबर क्या करेगा कि मान लो मैंने अपना कुछ पैसा पेंशन फंड में दिया, अब मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे ये पैसा कहाँ पे लगाना है, ठीक है, मुझे गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाना है, मुझे इक्विटी में लगाना है, मुझे डेट में लगाना है, कहाँ लगाना है ये मैं डिसाइड करूंगी। ऑटो वाला जो इन्वेस्टमेंट चॉइस होता है इसमें क्या होता है कि मान लो मेरे पास उतना एक्सपर्टीज नहीं है, मेरे पास उतनी स्किल्स नहीं है, मुझे ना इतना नॉलेज है कि किस में लगाना चाहिए पैसा, तो मैंने बस यहाँ पे अपना फंड में अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दे दिया। उसके बाद से वो लाइफ साइकिल फंड के हिसाब से जैसी मार्केट सिचुएशन है उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली एलोकेशन होगा अलग अलग चीज़ों में मेरे फंड का। ओके, दूसरी चीज कॉस्ट, तो यहाँ पे बहुत लो कॉस्ट लगती है, फंड मैनेजमेंट भी बहुत कम है, और यहाँ पे इसको आप ओपन कर सकते हो ऑनलाइन भी। ओके, अब दो तरह के एनपीएस होते हैं, प्री मेच्योर विड्रॉवल यहाँ पे अलाउड नहीं होता है एक में, और दूसरा होता है जिसमें प्री मेच्योर विड्रॉवल अलाउ होता है लेकिन 3 साल के बाद, 3 साल का लॉक इन पीरियड फिर भी रहता है। ओके, अब आते हैं हम वापस से आर्टिकल के ऊपर। तो देखो आर्टिकल क्या कह रहा है हमारा, आर्टिकल कह रहा है कि यहाँ पे राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ही यहाँ पे इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ ये बढ़ गए हैं, जिसको हम डिफाइंड पेंशन बेनिफिट स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, अभी अखिलेश यादव जो है उन्होंने भी ये कहा कि हमको भी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, कई सारी जगहों पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे किस स्कीम की तरफ जाएं, किस स्कीम की तरफ नहीं जाएं। तो ये मैं बता चुकी हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होती है, न्यू पेंशन स्कीम क्या है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से ये न्यू पेंशन स्कीम आई थी। ठीक है, ये एप्लीकेबल है सभी नए रिक्रूट्स पे। देखो 2004 के बाद जिनका भी रिक्रूटमेंट हुआ है सेंट्रल सर्विसेज में, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में, उन सभी के ऊपर न्यू पेंशन स्कीम लगेगी। ठीक है, जो पुराने हैं उनके ऊपर ओल्ड पेंशन स्कीम ही चल रही है। ठीक है, ये ऐसी स्कीम है जहाँ पे एम्प्लॉयज जो है उनको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा पेंशन के लिए। ओके, अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात है। देखो एक चीज और बता दूं मैं कि यहाँ पे 60% जो उनका पूरा पैसा है वो विड्रॉ कर सकते हैं और टैक्स फ्री रहेगा। 40% जो पैसा है वो एन्युटीज वगैरह में इन्वेस्टेड रहेगा। ओके, अच्छा ये क्या क्या चेंजेस इन्वॉल्व हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस आए, तो देखो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैव एन ऑप्शन टू सिलेक्ट पेंशन फंड्स। तो यहाँ पे आपका जो पूरा पैसा आपने जो कंट्रीब्यूट किया है वो कौन सा पेंशन फंड संभाले, एसबीआई का पेंशन फंड संभाले या फिर जो एलआईसी है वो संभाले या फिर यूटीआई, ये तीनों क्या है अलग अलग कंपनीज हैं। ये इनमें से आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन से पेंशन फंड को चुनना है अपना पैसा संभालने के लिए। ठीक है, इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, 2013 में इस एक्ट के थ्रू ही ये एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम आई थी। ठीक है, अभी सब्सक्राइबर बेस क्या है, तो देखो अभी शुरुआत में तो यहाँ पे 22.74 लाख एम्प्लॉयज थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और 55 लाख एम्प्लॉयज जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। तो कुल मिला के 22 सेंटर के और 55 हैं स्टेट के, ये दोनों जो हैं अभी एनपीएस के अंतर्गत एनरोल्ड है। ऑलराइट, अच्छा व्हाट इज द लेटेस्ट डायरेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑन पेंशन सिस्टम, तो यहाँ पे डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इन्फॉर्म किया था पार्लियामेंट को कि अभी ऐसा कोई प्रपोजल हमारे दिमाग में नहीं है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, अभी हमारे लिए तो जो हमारी न्यू पेंशन स्कीम है वही सबसे बढ़िया काम कर रही है। अब ये समझते हैं हम कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये क्यों इतना टसल है न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बीच में। तो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्यों एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम क्यों लेकर आए, जब ओल्ड पेंशन स्कीम थी तो न्यू पेंशन स्कीम क्यों लेकर आए। सबसे पहली चीज कवरेज। अब देखो यहाँ पे जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें सिर्फ 12% लोग कवर हो रहे थे, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में काफी बड़ा सेक्टर जो है वो कवर हो रहा है। दूसरा है फिस्कल बर्डन, ये बहुत ऑब्वियस कॉज है। ठीक है, फिस्कल बर्डन, अभी देखो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या हो रहा था, सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ रहा था, तो गवर्नमेंट एक्सचेकर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा था। अभी क्या हुआ है, न्यू पेंशन स्कीम से जो एम्प्लॉयज हैं वो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। तीसरी चीज है यहाँ पे इंसेंटिव, इंसेंटिव फॉर रिटायरमेंट। तो देखो क्या हो रहा था कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या हो रहा था कि लोग क्या सोचते थे कि हम रिटायर हो जाएं, जो भी हमारी लेटेस्ट सैलरी है उसका 50% हमको पेंशन के फॉर्म में मिलेगा। तो लोग क्या करते थे, काम नहीं करना, आलसी हैं कुछ लोग, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे जल्दी जल्दी रिटायर हो जाते थे। अब रिटायर हो गए, उनका ह्यूमन रिसोर्स तो हम यूज कर नहीं पाए, गवर्नमेंट उनका ह्यूमन रिसोर्स यूज कर नहीं पाई, और उनको पेंशन अलग देना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे लोग क्या थे, लोगों को एक इंसेंटिव मिल रहा था जल्दी रिटायर होने के लिए। ठीक है, तो हमने इसको हटाया, न्यू पेंशन स्कीम जो लेकर आए हम उसमें हमने बोला कि ऐसा नहीं है, आप जितना कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आपने पैसा कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया तो गवर्नमेंट भी पैसा कंट्रीब्यूट करना बंद कर देगी। अगर आप जल्दी रिटायरमेंट लोगे तो आप पैसा ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, तो आपको पेंशन भी ज्यादा नहीं मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमने डिसइंसेंटिव क्रिएट कर दिया कि आप अर्ली रिटायरमेंट मत लो। ठीक है, चौथी चीज है फ्यूचर कमिटमेंट। अब देखो क्या हो रहा है कि जो 2004 के पहले वाली स्कीम थी, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसमें जो लोग रिटायर हुए उस समय पे या फिर जो लोग उस समय के पहले से रिक्रूटेड हैं, उनका अगर अब वो रिटायर होते हैं तो उनको 50% से ज़्यादा 50% हमको उनका पेंशन देना पड़ता है। अभी 50% कहाँ से गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट कहाँ से दे रही है, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे से दे रही है। तो आज की जनरेशन क्यों या आगे आने वाली जनरेशन क्यों पे करे पुरानी गवर्नमेंट की गलतियों के लिए या फिर पुराने बर्डन्स को आज की या आने वाली जो जनरेशन है वो क्यों पे करे। तो फ्यूचर कमिटमेंट
रिसेंटमेंट हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो इंसान जितना यहाँ पे अपनी साइड से एफोर्ड करेगा उसको उतना पेंशन मिले, ठीक है। तो ये मेजर मेजर रीजन है। ऑलराइट, अच्छा, अभी कुछ लोग हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ वापस जा रहे हैं। तो जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ वापस जा रहे हैं उनका क्या कहना है? पहला तो उनका कहना है मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है, ठीक है, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, तो इसीलिए अगर न्यू पेंशन स्कीम में हम पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा अलोकेट होगा एन्युटीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, इक्विटीज में, डेट में, और मार्केट बहुत अनसर्टेन है, हमको भरोसा नहीं, पेंशन जो फंड वाले हैं उन पे हमको भरोसा नहीं कि हमको हमारा पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसीलिए हम न्यू पेंशन फंड में या न्यू पेंशन स्कीम में भरोसा नहीं रखते, हमको ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना है। ये लोग कह रहे हैं ये चीज, ठीक है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए एडवोकेट कर रहे हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है, इसलिए हमको इस स्कीम पे, जो न्यू स्कीम है उस पर भरोसा नहीं है। दूसरी चीज है यहाँ पे रिसेंटमेंट भी है। क्यों रिसेंटमेंट है? क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम में ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम में मजे की जिंदगी थी, तो एम्प्लॉयज बोल रहे हैं कि नहीं भैया हमको तो पुरानी जिंदगी ही चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि एक पॉपुलिस्ट मेजर भी हो सकता है। पॉपुलिस्ट मेजर मतलब कि लोगों को अपीज करने का एक मेजर हो सकता है, लोगों में, जनता में अपनी एक गुडविल क्रिएट करना जबरदस्ती की, वो एक मेजर हो सकता है ये, ठीक है। तो हो सकता है इसके पीछे कोई एक्चुअल कारण ना हो, ठीक है, ये एक्चुअल कारण ना हो, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जो है लोगों को खुश करना चाहती है इसीलिए ये कर रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और चौथा ये भी है कि गुड टैलेंट को अगर हम यहाँ पे अपने पास अट्रैक्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में, गवर्नमेंट सेक्टर में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमको उनको एक इंसेंटिव देना पड़ेगा, और वो इंसेंटिव ओल्ड पेंशन स्कीम में था, ठीक है। यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम में तो आपको भी कंट्रीब्यूट करना है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी उसमें आपको कंट्रीब्यूट नहीं करना था, ठीक है। तो ये पूरा हमने देखा कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या क्या डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोगों ने रिकमेंड किया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बीच में एक कमेटी आई थी, उन्होंने बोला कि हम एक अश्योर्ड पेंशन स्कीम ला सकते हैं। अश्योर्ड पेंशन स्कीम, ये अश्योर्ड पेंशन स्कीम क्या होगी? इसमें दोनों के एलिमेंट्स होंगे, न्यू पेंशन स्कीम के भी होंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम के भी होंगे। तो ये क्या करेगी? बैलेंस कर देगी, कंट्रीब्यूशन में और बेनिफिट में बैलेंस कर देगी, और इसके थ्रू हम यहाँ पे दोनों तरह के लोगों को केटर कर पाएंगे, जो दोनों साइड पे अलग अलग लोग बोल रहे हैं ना, इन दोनों को हम यहाँ पे केटर कर पाएंगे थ्रू दिस अश्योर्ड पेंशन स्कीम। ओके, तो समझ आ गया ये वाला आर्टिकल। आगे बात करते हैं। एरियाज अंडर आफ्सपा रेजाइम रिड्यूस्ड, अमित शाह जी ने ये कहा है। तो हमारे होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा है कि जो एरियाज हैं आफ्सपा एक्ट के अंतर्गत, जो डिस्टर्ब एरियाज थे, इनको हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं आफ्सपा क्या है। देखो, आफ्सपा का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर भी चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी देख लो। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, नाम से समझ आ रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। तो 1958 में ये एक्ट आया था, और इस एक्ट ने ये बोला कि आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं उनको हम कुछ स्पेशल पावर्स देते हैं डिस्टर्ब्ड एरियाज में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ये एक्ट लाने के पीछे मंशा ये थी कि जो भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी यहाँ पे हिंडर हो सकती है, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे लोग जो हैं माइग्रेंट ज़्यादा हैं, या फिर लोग ऐसे हैं जो इमिग्रेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, और इंसर्जेंसी वगैरह ज़्यादा हो रही है, उन एरियाज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आफ्सपा एक्ट लाया गया था। और आर्म्ड फोर्सेस को बोला गया कि अगर आपको किसी पे भी शक होता है तो हम आपको यहाँ पे स्पेशल पावर्स देते हैं कि आप उसको वहीं की वहीं तुरंत उसको यहाँ पे सर्च कर लो, उसकी तलाशी ले लो, जो भी चीज़ें हैं, अगर वो लॉ को वायलेट करता है तो आप सीधे उसके ऊपर गोली चला लो, ये सब आपके पास स्पेशल पावर्स रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मणिपुर में सबसे पहले ये फोर्स में आया था 1980 में, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि इसके ऊपर कई सारे एलिगेशन लगते हैं, इस आफ्सपा एक्ट के अंतर्गत आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर कई सारे एलिगेशन लगते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो इस आफ्सपा एक्ट जो है इसको काफ़ी मिसयूज करती हैं, इस तरह के एलिगेशन लगाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो यहाँ पे इन ह्यूमन एक्टिविटीज करती हैं अंडर द व्हील ऑफ दिस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। जैसे कुछ लोग एलिज करते हैं कि यहाँ पे मर्डर्स होते हैं ओपनली, ठीक है, फेक इनकाउंटर्स होते हैं, रेप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और ये सब करने के पीछे एलिज किया जाता है कि आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है। तो इसके ही अगेंस्ट एक एक्टिविस्ट भी थी, इरोम शर्मिला, ठीक है, इरोम शर्मिला, इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। तो ये हंगर स्ट्राइक पे बैठी थी 2000 में, तो इनका नाम बहुत फेमस हुआ था उस समय पे भी, ठीक है। अभी रिसेंटली भी क्या हुआ था नागालैंड में, अभी 2021 के एंड में ये हुआ था, नागालैंड में कुछ लोग जा रहे थे, पीजेंट्स थे वो, ठीक है, और उनके ऊपर गोलियां चला दी आर्म्ड फोर्सेस ने। उनको लगा कि ये जो है टेररिस्ट है या इंसर्जेंट्स है, तो इंसर्जेंट समझ के उनके ऊपर गोलियां चला दी, जबकि वो थे निर्दोष लोग। तो उस समय से और ज्यादा एक्टिविस्ट जो हैं वो इनके
एक्टिविस्ट जो हैं वो भड़क गए हैं और उनका कहना है कि आप ये आफ्सपा एक्ट को हटाओ पूरी तरह से। अब ये आफ्सपा एक्ट जो है इसमें क्या स्पेशल पावर्स हैं, तो देखो आफ्सपा अलाउज एनी कमीशन्ड ऑफिसर, वारंट ऑफिसर एंड नॉन कमीशन्ड ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑफ इक्विवेलेंट रैंक टू। तो यहाँ पे कमीशन्ड ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, जो भी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर हैं उन सबको ये पावर्स मिलती है कि एक तो वो फायर कर सकते हैं या फोर्स यूज कर सकते हैं अगेंस्ट एनी पर्सन एक्टिंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ फॉर अ टाइम बीइंग इन फोर्स। तो डिस्टर्ब्ड एरिया जहां पे भी आफ्सपा एक्ट लगा हुआ है वहां पे जो आर्म्ड फोर्सेस है वो यहाँ पे फोर्स का यूज कर सकती है, फायर का यूज कर सकती हैं और किसी भी इंसान के ऊपर गोली चला सकती हैं अगर उनको लगता है कि ये लॉ को कॉन्ट्रावीन कर रहा है, वायलेट कर रहा है। दूसरा, यहाँ पे किसी भी सस्पिशियस पीपल को यहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के। तो अगर आर्म्ड फोर्सेस को किसी पे शक है कि ये इंसर्जेंट हो सकता है, ये स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, इस तरह से अगर शक है तो बिना वारंट के उसको अरेस्ट किया जा सकता है। डिस्ट्रॉय एनी स्ट्रक्चर सस्पेक्टेड टू द हाउस एज आर्म्ड डंप्स। तो ये देखो यहाँ पे ऐसा अगर लगता है आर्म्ड फोर्सेस को कि ये जो हाउस है या जो ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर इंसर्जेंट्स हो सकते हैं या फिर इसके अंदर आर्म्स हो सकते हैं, तो वो स्ट्रक्चर को बिना किसी प्रॉपर वारंट के डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्चेस कंडक्ट कर सकते हो आप, किसी के भी घर में घुस के तलाशी कर सकते हो अगर आपको शक है तो भी। ठीक है, और यहाँ पे मतलब आपको विटनेस की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस होना जरूरी नहीं है, आपको अगर शक है तो भी आप ये सब चीजें कर सकते हो। ठीक है, आस्पा बार्स प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसीडिंग्स एक्सेप्ट विद द सेंटर्स नॉट अगेंस्ट पर्सनल फॉर एक्शन कमिटेड वाइल एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर द एक्ट। तो ये एक बोलता है कि आस्पा एक्ट के अंतर्गत अगर कोई भी पर्सन, आर्म्ड फोर्सेस का पर्सन, कोई भी एक्ट ऐसा करता है, मान लो किसी के ऊपर गोली चला दी शक की बिना पर, तो उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग आप सिर्फ तब चला सकते हो जब सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको यहाँ पे मंजूरी मिली हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना आप इन आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते इनके किसी भी एक्शन के लिए अंडर दिस आफ्सपा एक्ट। ओके, तो ये था आफ्सपा एक्ट पूरा। अब देखो यहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरियाज की बात की गई है कि आफ्सपा एक्ट उन एरियाज में लगेगा जहाँ पे पब्लिक ऑर्डर हमको मेंटेन करना है और जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं। तो ये डिस्टर्ब्ड एरियाज नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर किए जाते हैं अंडर सेक्शन 3 ऑफ आफ्सपा। ये वो एरियाज हैं, द एरिया कैन बी डिस्टर्ब ड्यू टू डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटीज। तो वो एरियाज जो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, डिस्प्यूट्स चलते हैं उनमें अलग अलग बेसिस पे, जैसे रिलीजियस हो गया, रेशियल हो गया, लैंग्वेज हो गया, कोई भी कम्युनिटीज के बीच में अगर कुछ भी डिस्प्यूट चल रहे हैं तो इसको कौन अनाउंस करता है कि कौन सा एरिया डिस्टर्ब एरिया होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब गवर्नर ऑफ द स्टेट भी क्या होते हैं? ये एजेंट होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में कौन सा एरिया डिस्टर्ब एरिया होगा जहाँ आफ्सपा एक्ट लगेगा। तो क्या अब इसका मतलब ये है कि चलो ठीक है, डिस्टर्ब एरियाज के बारे में हमने बात कर ली, इतने सारे एक्टिविटीज चल रही हैं यहाँ पे, इतने सारे एक्टिविस्ट हैं जो बोल रहे हैं कि आफ्सपा एक्ट को हटाओ, तो क्या कभी इसका रिव्यू नहीं हुआ? क्या कभी इस एक्ट को हटाने की बात नहीं हुई? हुई थी। 2004 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी। कमेटी का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में सीधा पूछा जा सकता है। तो जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने जीवन रेड्डी की एक कमेटी बनाई गई। इन्होंने बोला कि 2005 में इन्होंने कुछ रिपोर्ट्स दी, कुछ रिकमेंडेशंस दी। पहली चीज इन्होंने बोला कि आफ्सपा को उन एरियाज में रिपील कर दिया जाना चाहिए और इनकी जगह हम यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 लगा सकते हैं। तो जो हमारे पास यूएपीए एक्ट है ना, हम वो लगा लें इंस्टीड ऑफ आफ्सपा। ये इस कमेटी की एक रिकमेंडेशन थी। दूसरा बोला गया, द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट शुड बी मॉडिफाइड टू क्लियरली स्पेसिफाई द पावर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज। तो इनका कहना था कि हम यहाँ पे यूएपीए लगाएं इंस्टीड ऑफ आफ्सपा और यूएपीए में भी हम जो मॉडिफिकेशन चाहें अकॉर्डिंगली कर सकते हैं इन फेवर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज। तीसरा चीज ये कही गई कि यहाँ पे ग्रीवेंस सेल बनाना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी आफ्सपा लग रहा है या फिर जहाँ पे भी हम इस तरह का यूएपीए लगाएंगे वहाँ पे, या फिर जहाँ पे भी आर्म्ड फोर्सेज डिप्लॉयड है वहाँ पे ग्रीवेंस सेल्स होने चाहिए। ठीक है, जहाँ पे अगर नॉर्मल लोग जो है, आम आदमी जो है, उसको कंप्लेन करनी है तो वो कर सके। ऐसा नहीं कि वो कहाँ जाए, क्या पता क्या कहाँ पे ग्रीवेंस करना है, रजिस्टर कुछ नहीं पता, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। ग्रीवेंस सेल्स प्रॉपर होनी चाहिए।
एक सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट भी आई थी, फिफ्थ रिपोर्ट थी, इन्होंने भी कहा कि अगर हम पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं तो हमको आफ्सपा को रिपील कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था इनका रिव्यू के बारे में। अब आते हैं हम वापस से आर्टिकल के बारे में। ये सारी जो डिस्टर्बेंसेज, सारी जो एक्टिविस्ट जो थे, वो सारे जो ये खड़े हैं एक्टिविस्ट जो हैं, ये बोल रहे हैं कि आप ये आफ्सपा एक्ट हटाओ, ये देख रहे हो आप, ये इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इन लोगों के कहने पे यहाँ पे प्रॉपर रिकमेंडेशंस के हिसाब से, कमिटीज जो थी यहाँ पे, उनके प्रॉपर रिकमेंडेशन के हिसाब से यहाँ पे कुछ एरियाज को डिस्टर्ब एरिया से बाहर निकाल दिया गया है, जहाँ पे अब आफ्सपा एक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एरियाज कौन कौन से हैं, आसाम के हैं, मणिपुर के हैं और नागालैंड के हैं। और ये जो पूरा ऑर्डर रहेगा जो इनको डिस्टर्ब एरिया से बाहर निकाल दिया गया है, ये अप्रैल 1 से ऑर्डर लागू होगा, मतलब इन एरियाज पे आफ्सपा एक्ट अब नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये जो हुआ है, ये फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट को देखते हुए, सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुआ है, ठीक है। और जहाँ पे इंसर्जेंसी देख रहे हैं कि कम हो रही है, उन एरियाज को यहाँ से डिस्टर्ब एरिया से निकाला गया है बाहर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, इन्होंने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट करी थी लास्ट 26 दिसंबर को, ठीक है। इसमें जो नागालैंड वाली इशू हुआ था, जो मैंने आपको बताया, नागालैंड का जो गलती से पीजेंट्स को मार दिया था इंसर्जेंट समझकर, उसके बाद ये कमेटी बनाई गई थी। और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये जो एरियाज को निकाला गया डिस्टर्ब एरियाज से, वो जो पूरा स्टेप है वो लिया गया है, ठीक है। तो मतलब जो जो 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से पूरी तरह से यहाँ आफ्सपा एक्ट को हटा दिया गया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पार्शियली हटा दिया गया है। तो ये पूरा जो स्टेप लिया गया है वो इसी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे लिया गया है, ओके। आगे बात करते हैं, हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन तमिलनाडु 1 ईयर कोटा। तो देखो ये क्या है, 1 ईयर कोटा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कैसे कहा है, इस सब चीजों को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 ईयर कौन है, 1 ईयर जो है तमिलनाडु में लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंसोलिडेटेड बैकवर्ड कम्युनिटी है, ठीक है। तो एक सबसे बड़ी बैकवर्ड कम्युनिटी जो है तमिलनाडु की, वो है 1 ईयर कम्युनिटी, ठीक है। तो 1 ईयर जो है, इनको यहाँ पे बहुत पहले से यहाँ पे एक इनका मूवमेंट चल रहा है, प्रोटेस्ट मूवमेंट, जिसमें ये कह रहे हैं कि हमको यहाँ पे रिजर्वेशन दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमको रिजर्वेशन दीजिए, इनका ये कहना है, ठीक है। अब इन्होंने 1980 से ये मैसिव प्रोटेस्ट चलाया है कि हमको यहाँ पे कम से कम 20% रिजर्वेशन दो स्टेट के अंदर, और यहाँ पे सेंट्रल सर्विसेज में हमको 2% का रिजर्वेशन दो। तो कुल मिलाकर 1 ईयर मूवमेंट ये है कि 1 ईयर कम्युनिटी जो है, जो लार्जेस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी है तमिलनाडु की, वो कह रहे हैं कि हमको 20% रिजर्वेशन दो स्टेट के अंतर्गत, और सेंटर की जो सर्विसेज हैं उसमें हमको 2% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1986 में, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और इसको बैकिंग दी थी जस्टिस पार्टी ने भी और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ने भी, ठीक है। और ये मूवमेंट बहुत पुराना है, बहुत पहले से चला रहा है, 1986 में बहुत इसने जोर पकड़ा था, ठीक है। तो ये एगिटेशन शुरू हुए थे और यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स गए थे उस टाइम के सीएम और पीएम के पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइट्स वगैरह शुरू हो गए, वायलेंट प्रोटेस्ट चालू हो गए, ठीक है। इसके कारण कई सारे लोगों की जान भी गई थी। जैसे देखो यहाँ पे 17 टू 23 सितंबर 1987 के बीच में ये प्रोटेस्ट चले, और इसमें कई सारे प्रोटेस्टर्स की जान गई। उसके बाद क्या हुआ, 1989 में तमिलनाडु गवर्नमेंट एक इन्होंने स्टेप लिया। इन्होंने स्टेप ये लिया कि जो ओबीसी कोटा था, अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो कोटा था, इसको दो भागों में बांट दिया। एक तो था बैकवर्ड कास्ट और एक था मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। तो ओबीसी कोटा के अंतर्गत रिजर्वेशन मिलता था, अब इस रिजर्वेशन को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक था बैकवर्ड कास्ट के लिए, एक था मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लिए, ठीक है। अब मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में एक टोटल मिला के 108 कम्युनिटीज को रखा गया। इन 108 कम्युनिटीज को टोटल मिला के 20% का रिजर्वेशन दिया गया। तो पूरे स्टेट में 20% का रिजर्वेशन अकेला इन मोस्ट बैकवर्ड क्लास को मिला था, ठीक है। अब ये जो 20% रिजर्वेशन है, इसमें 108 कम्युनिटीज को मिला, जिसमें से 107 तो दूसरी कम्युनिटीज थी, एक जो थी वो थी 1 ईयर कम्युनिटी, ठीक है। तो ये 108 कम्युनिटीज ये थी। बाद में क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने एक बिल भी पास करी। इस बिल में क्या हुआ, इन्होंने बोला कि जो 20% है, इसमें से भी 10.5% जो रिजर्वेशन है, कुल मिला के 10.5% रिजर्वेशन हम अकेली 1 ईयर कम्युनिटी को दे रहे हैं। बाकी जो 9.5% का यहाँ पे जो रिजर्वेशन बचा, वो बाकी 107 कम्युनिटीज में बटेगा, ठीक है। तो ये था पूरा रिजर्वेशन ऑफ 1 ईयर कम्युनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने इनको 10.5% का रिजर्वेशन दे दिया। अब इसके अगेंस्ट जो है मद्रास गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने, मद्रास गवर्नमेंट ने ये तो दिया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये दिया, पर मद्रास हाईकोर्ट में ये केस गया, ठीक है। मद्रास हाईकोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। इन्होंने बोला कि ये जो आपने 1 ईयर कम्युनिटी को अलग से रिजर्वेशन दिया है 10.5% का, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद सेम चीज सुप्रीम कोर्ट में आई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बोला है कि जो आपने 10.5% का जो इंटरनल रिजर्वेशन दिया है 1 ईयर कम्युनिटी को, ये वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को।
जो इक्वालिटी का फंडामेंटल राइट है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का फंडामेंटल राइट है, इसको आप पूरी तरह से वायलेट कर रहे हो। कैसे वायलेट कर रहे हो कि आपने यहाँ पे कुल 107 से लेकर कुछ 115 कम्युनिटीज हैं, ठीक है, इनको आपने सिर्फ 9.5% का रिजर्वेशन दिया, और बाकी सिर्फ एक कम्युनिटी है वनियार कम्युनिटी, इसको आपने 10.5% का रिजर्वेशन दे दिया। तो ये तो बिल्कुल इक्वालिटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं लोगों के। इक्वालिटी होनी चाहिए ना, अगर रिजर्वेशन भी दे रहे हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा तो इक्वालिटी लाओ, सब्सटेंशियल बेसिस तो होना चाहिए कुछ। यहाँ पे तो आप अपनी मर्जी का काम कर रहे हो। तो ये जो पूरा स्पेशल ये 10.5% का जो ये रिजर्वेशन केस हुआ, ये हुआ था बिकॉज ऑफ द स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2021। तो यहाँ पे तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट थी वो यहाँ पे स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट लेकर आई 2021 का, जिसके बाद ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, ये वन्नियार कम्युनिटी जो है इसका फुल फॉर्म देखो, वन्निया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी। अब ये वन्निया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी में कई सारी अलग अलग कम्युनिटीज हैं, एक है वन्निया, ठीक है, एक है वन्नियार, इस तरह की कई सारी कम्युनिटीज हैं, ठीक है। तो ये वन्निया कुलम क्षत्रिय कम्युनिटी भी वन्नियार कम्युनिटी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इक्वल लॉज वुड हैव टू बी अप्लाइड टू ऑल इन द सेम सिचुएशन एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर, क्लासिफिकेशन शुड नेवर बी आर्बिट्ररी, आर्टिफिशियल और इवेसिव। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आपको रिजर्वेशन देना भी है तो कुछ सब्सटेंसिव बेसिस पे दो, इस तरह से क्या आर्बिट्ररी आप यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल रिगार्डिंग वन ईयर मूवमेंट। आगे बात करते हैं, यूएस डेप्यूटी एनएसए वॉर्न्स इंडिया ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, दलीप सिंह जो है यहाँ के यूएसए के ये हैं, कौन है ये, देखो ये फॉरेन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ठीक है। तो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं दलीप सिंह, ये इंडिया आए, ठीक है, ये इंडिया आए और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी से मिले, ठीक है, और हमारे एनएसए से भी मिले ये। इन्होंने ये कहा है कि देखो आप जो ये देखो, एक साइड पे है इंडिया, ठीक है, यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया आए, और यहाँ पे इंडिया जो है एक साइड पे है रशिया। तो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, हम सभी को पता है, ठीक है। इंडिया जो है दोनों से बैलेंस करना चाहता है, यूएस से भी बैलेंस करना चाहता है अपने रिलेशनशिप को, रशिया से भी बैलेंस करना चाहता है। इंडिया ने इसीलिए अभी तक रशिया के अगेंस्ट कुछ भी खुलकर कहा नहीं है। यूएन की जितनी भी समिट्स हुई, यूएनएससी, यूएनजीए, जहां पे भी जो समिट हुई, वोटिंग कभी भी रशिया के अगेंस्ट नहीं करी, इनफैक्ट एब्सटेन ही कर दिया, किसी के अगेंस्ट कोई वोटिंग नहीं, किसी के फेवर में कोई वोटिंग नहीं करी, ठीक है, तो एब्सटेन कर दिया। यूएस को इससे लगी है मिर्ची, और पूरा का पूरा जो वेस्टर्न एरिया है, कल भी हमने देखा था जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव ने भी यही कहा था कि हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे सैंक्शंस को वायलेट नहीं करोगे, ठीक है। वही चीज अभी यूएस ने डायरेक्टली कह दी है, जर्मनी ने शुगर कोटेड फॉर्म में कही थी, यूएस ने तो सीधे ही कह दिया है कि देखो यहाँ पे अगर आप इंडिया अगर अभी भी रशिया का साथ देगा, रशिया को अगर क्रिटिसाइज नहीं करेगा, अगर रशिया के अगेंस्ट वोटिंग नहीं करेगा, अगर रशिया के अगेंस्ट खुल के सामने नहीं आएगा, तो उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूएस डेप्यूटी एनएसए वॉर्न्स इंडिया ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, इन्होंने कहा है देयर वुड बी कॉन्सिक्वेंसेस इफ यू डू नॉट कम अलोंग विथ यूएस ऑन दिस रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। तो रशिया यूक्रेन वॉर में आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, यूएस बेसिकली ये कह रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्यों कह रहा है यूएस, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढ रहा था, ठीक है। यूएस ने, जर्मनी ने, यूके ने जो सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर कि इनसे कोई ट्रेड नहीं करेगा, इनके साथ हम कोई भी ऑयल वॉयल नहीं खरीदेंगे, ये सब इन्होंने सैंक्शंस लगाए, और इन सैंक्शंस में लूप होल ढूंढ रहा था इंडिया। इंडिया को ये लूप होल मिल गया, इन्होंने बोला, इंडिया ने बोला कि ठीक है हम डॉलर्स में कोई ट्रेड नहीं कर रहे, आपने ये सैंक्शन लगाया ना कि डॉलर्स में हम रशिया के साथ कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, हम डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहे। इंडिया ने बोला ठीक है हम यहाँ पे रुपी और रूबल में यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है, और इसके लिए रशिया भी तैयार था, इंडिया भी तैयार था। तो यहाँ पे ये लूप होल निकाल के इंडिया प्रॉपर ट्रेड करने वाला था रशिया से, अभी इसकी भनक लग गई यूएस और पूरे वेस्ट को, तो अब ये सारे बौखला गए हैं, और इनका कहना है कि नहीं, आप किसी भी तरह से रुपी रूबल चाहे कुछ भी हो, आप इनके साथ ट्रेड नहीं करोगे, वरना आपको इसके अलग से कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। यूएस ने ये भी चीज कही है कि अगर इंडिया को ये लग रहा है कि यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया और चाइना बार बार भिड़ते रहते हैं, तो अगर इंडिया को ये लग रहा है कि रशिया इंडिया को चाइना से बचाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो क्या इक्वेशन है कि इंडिया वर्सेस चाइना चलता है एलएसी पे, ठीक है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है लद्दाख वाला रीजन, वहां पे ये चाइना बार बार हमारे एरिया में घुसता रहता है, ठीक है। हम वैसे तो भगा देते हैं, हमको किसी की जरूरत है नहीं, लेकिन
जो हम रशिया की मदद कर रहे हैं, ठीक है, रशिया की मदद कर रहे हैं। रशिया दोनों का ही अलाई है, इंडिया का भी चाइना का भी, लेकिन चाइना का ज़्यादा बड़ा अलाई है, ठीक है, चाइना से थोड़ी ज़्यादा क्लोजनेस इसकी है इंडिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना यूएस बेसिकली ये कह रहा है कि अगर इंडिया ये सोच रहा है कि रशिया को बीच में लाकर चाइना को हटा सकता है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। रशिया ज़्यादा क्लोज अलाई है चाइना का, और ये बात देखो फैक्ट है, ठीक है, ये बात हमको सोचनी पड़ेगी। अब हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी की, लेकिन देखो यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी की दुविधा ही ये है कि यहाँ पे आप बीच में फंस जाते हो, आपको बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अभी हमको यहाँ पे यूएस के साथ भी हमारे रिश्ते नहीं निभाने, क्योंकि मानो या ना मानो यूएस हमारा अच्छा अलाय तो है ही, हमारे बड़े बड़े काम की कंट्री है, ठीक है, और हमारे ही नहीं पूरे वर्ल्ड की बड़े काम की कंट्री है यूएस। तो यहाँ पे हमको यूएस के साथ भी रिश्ते नहीं बिगाड़ने, रशिया के साथ भी रिश्ते नहीं बिगाड़ने। तो अब देखते हैं आगे करना क्या है। लेकिन इन्होंने यूएस में ये भी कहा है कि हमारा देखो क्वाड का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम सोचते हैं कि चाइना को हम बाहर निकालें। इंडिया रशिया का साथ देकर चाइना को और इस एरिया में घसीट रहा है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है इंडिया को ही हो। उसके अलावा धमकी भी दे दी है कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, तो अगर आप रशिया के साथ अभी भी गए तो फिर हम देख लो, हम आपके ऊपर सैंक्शन वैक्शन लगाएं तो हमारे पास आना मत, ठीक है। तो बेसिकली ये बोला है इन्होंने। आगे बात करते हैं। मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री टू कंटिन्यू टू सिजल। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे एक आर्टिकल आया है जिसमें बताया गया है कि हमारे देश में हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बोल रहे हैं कि जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, सेंट्रल एरिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यहाँ पे समर टेम्परेचर्स जो नॉर्मली होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि जो ट्रेंड है हीट वेव्स का, एलिवेटेड टेम्परेचर्स का, वो बढ़ रहा है। अप्रैल में भी ये देखा गया कि अभी ये प्रिडिक्शन है आईएमडी का, ये प्रिडिक्शन है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा जाने वाले हैं, स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। साउथ इंडिया में फिर भी यहाँ पे हो सकता है कि नॉर्मल टेम्परेचर्स रहे, हो सकता है थोड़े कम भी रहे, लेकिन जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे तो टेम्परेचर जो है नॉर्मल से काफ़ी ऊपर जाने वाले हैं। और अभी तक 1 महीना हुआ है, मार्च कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल हीट वेव्स आ चुकी हैं, ठीक है। यूजुअली इतनी गर्मी अप्रैल मई में होती थी जितनी इस बार मार्च में ही हो गई है। तो हीट वेव्स, सिवियर हीट वेव्स बहुत ज़्यादा आने लगी हैं राजस्थान, दिल्ली, साउथ हरियाणा वाले एरिया में, इनफैक्ट मध्य प्रदेश तक भी ये हीट वेव्स पहुंच गई हैं, ठीक है। अब ये हीट वेव्स क्या होती हैं, देखो हीट वेव्स की बात कर लेते हैं। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये है एरिया हीट वेव का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हीट वेव्स तब बनती हैं जब कोई, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, हीट वेव्स तब बनती है जब मैक्सिमम टेम्परेचर प्लेन्स पे 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है और हिल्स पे 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर डिविएशन है, ठीक है, मतलब जो मान लो आपका नॉर्मल 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है, ठीक है, अगर ये जो नॉर्मल टेम्परेचर से अगर 4.5 से 6 डिग्री टेम्परेचर हाई है, 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हाई है, मतलब मान लो अगर आपके नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री रहता है, ठीक है, गर्मियों में, और इस बार 34.5 से लेके 36 डिग्री अगर हो गया है, तो यहाँ ने कि आपके यहाँ पे हीट वेव आ चुकी है। और अगर ये 6.4 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ा हुआ है, मतलब कि यानी मान लो 36.4 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ गया है, 37 डिग्री हो गया है, तब तो सिवियर हीट वेव आई हुई है आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये है कुल मिला के जो पैरामीटर्स हैं हीट वेव और सिवियर हीट वेव के। अब देखो इसके पीछे फिनोमेना क्या है। फिनोमेना ये है कि यहाँ पे हीट वेव में क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, ठीक है, किसी भी एरिया में हाई प्रेशर बन जाता है और वो ट्रैप हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, ठीक है। किस तरह से ट्रैप हो जाता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर पे इस तरह से जो एयर है वो सबसाइड करने लगती है, यहाँ पे इस तरह से हाई प्रेशर पे एयर एयर बाहर जाएगी सरफेस पे, और इस तरह से यहाँ पे ऊपर उठेगी, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, ठीक है, लो प्रेशर से ये ऊपर उठती है, अपवेल करती है, और फिर वापस आके यहाँ पे जाके सिंक कर जाती है। अब इसके कारण क्या होता है, ना यहाँ पे कोई क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है, ना यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेशन हो सकता है, ऊपर एकदम खाली रहता है, एम्प्टी रहता है स्काई, और क्योंकि स्काई एम्प्टी रहता है इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रेज आ पाती हैं सन की, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी बीच में बफर नहीं आ रहा है, ना क्लाउड आ रहे हैं, ना प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सनलाइट पहुँच पाती है, ठीक है। तो कई सारे वीक से लेके कई सारे दिनों तक ये हाई प्रेशर जो है वो अटका हुआ रह सकता है, ट्रैप्ड रह सकता है, और तब तक ये हीट वेव चलती रहेगी, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर सिस्टम होता है जो एयर को डाउनवर्ड फोर्स करता है, और इस फोर्स के कारण क्या होता है, एयर जो है ग्राउंड से बाद में बहुत दूर दूर जाके राइज करती है, पेरिफेरल्स पे जाके राइज करती है, और जो सिंकिंग एयर है ये एक्ट करती है एज अ कैप, ठीक है, और ये एयर को एक जगह पे बंद कर देती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो एक ऐसा वैक्यूम का डब्बा
हो गया, जहाँ पे आपने एयर को स्टोर कर लिया, एकदम बंद कर दिया, तो वो कुछ दिनों बाद बहुत गर्म सा होता है, ऐसा बोलते हैं ना, बफा गया कुछ चीज़। आप खाने की चीज़ रख दो किसी उसमें किसी बॉक्स में, और उसको बहुत दिन बाद खोलोगे तो एकदम गरम गरम से हवा उसमें से निकलेगी और एकदम अजीब सी स्मेल वगैरह हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेम चीज़ होती है, हाई प्रेशर जो है एकदम स्टोर हो जाता है। अब जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है प्रेशर का, ये क्या करता है, कोई भी यहाँ पे वेदर सिस्टम को और दूसरे वेदर सिस्टम को इंटरफेयर नहीं करने देता, और इसीलिए यहाँ पे हीट वेव जो है कई दिनों से कई वीक्स तक रहती है। दिस हाई प्रेशर इनहिबिट्स विंड्स, तो यहाँ पे विंड्स को भी फ्लो नहीं होने देता ये हाई प्रेशर, ना ही यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होने देता है। और इसके कारण क्या होता है कि हीट यहाँ पे कंटिन्यूसली बिल्डअप होती रहती है, और इसके कारण हीट वेव जनरेट होती रहती है, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये है यहाँ पे ये जो डार्केस्ट पोर्शन है ना, ये हीट वेव वाले पोर्शन है, ओके। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें और भी बताई गई कि यहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात में भी कई एरियाज में ये हीट वेव जो है पहुंच रही है, ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात जैसे रीजन में भी। ऑलराइट। अच्छा, एक और न्यूज़ थी, देखो ये द हिंदू की न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा न्यूज़ थी, दूसरे सोर्सेज से है, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह से, तो मैंने सोचा ये रख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2022। तो देखो ये वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट निकालता कौन है, ये निकालता है इरेना। इरेना का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। नाउ मैंने आपको कई बार बोला है कि कुछ लिस्ट बना लेना प्रीलिम्स के पहले, सो दैट आप उनको रिवाइज कर सको, इसमें से पक्का 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। जैसे नेशनल पार्क्स की हो गई, डिसीजेस की हो गई, जीआई टैग्स हो गए, वैसे ही एक हो गई रिपोर्ट्स की, ठीक है, कि कौन सी रिपोर्ट कौन निकालता है। तो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट निकालता है इरेना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसकी की फाइंडिंग्स क्या आई है। अच्छा, पहले तो देखो ये एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या है। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है कि हम फॉसिल फ्यूल्स आज यूज करते हैं, कोल वगैरह यूज करते हैं, पेट्रोलियम यूज करते हैं, इससे जब हम यहाँ पे फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट कर जाएं, तो हम इसको कहेंगे एनर्जी ट्रांजिशन हुआ है। अब इसकी की फाइंडिंग में ये निकला है कि आज के टाइम पे हमको एनर्जी ट्रांजिशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी क्या हो रहा है, करंट क्राइसिस चल रहा है, हाई फॉसिल फ्यूल प्राइसेस चल रहे हैं, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, उसके कारण फॉसिल फ्यूल्स के जो प्राइसेस हैं बहुत बढ़ गए हैं, कोल के, ऑयल के, सभी के प्राइसेस बढ़ गए हैं। एनर्जी की सिक्योरिटी कंसर्न है, लोगों के यहाँ पे एनर्जी खत्म हो रही है, जैसे हमने देखा था कल भी श्रीलंका वाला, जब हमने इशू देखा था, श्रीलंकन क्राइसिस देखा था, उसमें हमने देखा था लोगों के पास फ्यूल नहीं है, इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी का इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है। इन सब के कारण हमको ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है, हमको क्लीन एनर्जी सिस्टम की तरफ मूव करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी भी हम बहुत दूर हैं इस एनर्जी ट्रांजिशन से। हमारा जो टारगेट होना चाहिए ना, क्लाइमेट गोल्स को देखते हुए हमारा जो टारगेट होना चाहिए कि हमको इतनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करनी है, उससे हम अभी भी बहुत दूर हैं, ठीक है। और क्या फाइंडिंग्स आई, और फाइंडिंग्स ये आई कि ग्लोबल एनुअल एडिशन ऑफ रिन्यूएबल पावर विल ट्रिपल बाय 2030। तो ग्लोबली जो हमारा रिन्यूएबल पावर है वो 2030 तक ट्रिपल हो जाएगा, हमारी जो पूरी कैपेसिटी है रिन्यूएबल पावर की वो ट्रिपल हो जाएगी। ये रिकमेंड किया था आईपीसीसी ने भी, और ये हो भी सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, आउटलुक सीज इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एफिशिएंसी एज की ड्राइवर्स ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन। तो अगर हम एनर्जी ट्रांजिशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन अगर हम कर लेते हैं, एफिशिएंसी हम ले आते हैं, इसके साथ साथ हम रिन्यूएबल्स और हाइड्रोजन वाले जो बायोमास हो गया, हाइड्रोजन फ्यूल हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, इनके थ्रू मिलकर भी हम क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर सकते हैं। एंड यूज डीकार्बनाइजेशन विल टेक सेंटर स्टेज। तो अगर हमको यहाँ पे अच्छा काम करना है, अच्छी तरह से ट्रांजिशन करना है, तो हमको डीकार्बनाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि कार्बन एमिशन को कम करना पड़ेगा, और यही चीज़ सेंटर स्टेज भी लेगी। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ मूव करेंगे, रिन्यूएबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। लेकिन अभी भी हम जो हमारा टारगेट है ना एनर्जी ट्रांजिशन का, उससे अभी भी काफ़ी दूर हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कुछ स्टेप्स भी बताइए कि क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए। पहली स्टेप ये है कि हम यहाँ पे रिन्यूएबल्स को हाई जो सेक्टर्स हैं मैसिवली हमको इसको स्प्रेड करना है, ऐसे सेक्टर्स की तरफ भी जहाँ पे अभी ये यूज़ नहीं हो रहा। तो अभी 14% जो टोटल एनर्जी का है वो रिन्यूएबल्स के फॉर्म में यूज़ होता है, इसको हमको 40% तक ले जाना है बाय 2030। सेकेंड चीज़ यहाँ पे है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर्स जो है वो G20 और G7 कंट्रीज में है। तो G20 और G7 कंट्रीज को सामने आना चाहिए एज द लीडर्स, और इनको इन चीज़ों में जो हमारी क्लीन एनर्जी है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको यहाँ पे उसके लिए प्लान्स बनाने चाहिए, उसको अडाप्ट करना चाहिए। थर्ड ये है कि क्लाइमेट फाइनेंस में हमको फोकस करना चाहिए, नॉलेज ट्रांसफर करना चाहिए, असिस्टेंस देना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। इंक्लूसिव और इक्वल वर्ल्ड की तरफ बढ़ना चाहिए। और फोर्थ ये कि हमको इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहिए एंड यूज सेक्टर का, यानी कि जो कंज्यूमर सेक्टर है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई, पंप्स हो गए, हीट पंप हो गए, इनका इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहिए, यानी कि इनको जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे हम सोलर पंप्स की तरफ बढ़ सकते हैं, सोलर हीटर की तरफ बढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ों के थ्रू भी हम एनर्जी ट्रांजिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए,
हमारा जो मेंस के लिए आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। आगे बात करते हैं। लास्ट आर्टिकल है आज का, सुप्रीम कोर्ट गोज फास्टर ऑन डिलीवरी ऑफ ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पे एक इनिशिएटिव लेके आई है फास्टर, ठीक है। तो फास्टर क्या है, सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड फास्टर सिस्टम। तो फास्टर क्या है, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये फास्टर का फुल फॉर्म ये है, ठीक है। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमन्ना जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है कल ही, ठीक है। तो ये फास्टर के थ्रू होगा क्या, फास्टर के थ्रू यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सीधे अपने जो भी ऑर्डर है उनको इलेक्ट्रॉनिकली भेज पाएगी अलग अलग ऑफिस में। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने किसी को बेल दे दी, तो यहाँ पे सीधे प्रिजन ऑफिसर्स के पास ये ऑर्डर चले जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली कि यहाँ पे इनकी बेल आ चुकी है और ये आपका ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे तुरंत फिर यहाँ पे बेल दी जा सकती है। अभी क्या होता है कि अभी 3-4 दिन लग जाते हैं ऑर्डर्स पहुंचने में, एक ही शहर में ऑर्डर्स पहुंचने में इतने दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पे जस्टिस डिलीवरी को फास्ट करने के लिए ये फास्टर सिस्टम लेकर आए हैं, ठीक है। सो देन यहाँ पे ऑर्डर्स की ई कॉपीज डिजिटली हम सेंड कर सकें थ्रू दिस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल, ओके। तो ये थी पूरी हमारी फास्टर वाली बात, ठीक है, जो हमने ऑर्डर्स की डिलीवरी को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए हम ये इनिशिएटिव लेकर आए फास्टर, और ये लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ओके। तो ये था हमारे आज के सारे आर्टिकल्स। आज के सारे आर्टिकल्स हमारे हो चुके हैं। एक आर्टिकल हमारा कल का बचा हुआ है जो कि एक एडिटोरियल था, ठीक है। इसको भी हम लेंगे कल, क्योंकि आज भी बहुत सारे आर्टिकल्स थे, लेकिन आप उसकी फिक्र मत करो कि होगा नहीं होगा, कंप्लीट तो आपका सब कुछ होगा, ठीक है। और अच्छा एक चीज याद रखना कि आप इन सारे जो भी करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं इसका आप रिविजन करते रहो, क्योंकि यहाँ पे संडे को 8 बजे 8 PM पे हमारी क्विज रहती है, तो हम इस 8 PM पे हमारी क्विज को भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ओके। और बाकी जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको दे दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना अपने फीडबैक को, और यहाँ पे शेयर भी ज़रूर करना। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।